सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए। साथ ही हमारे साथ सौरभ गुप्ता, प्रधान राइस मिल एसोसिएशन के रहेंगे। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी महेंद्र मंच की तरफ आइए और महेंद्र को ज्वाइन करूंगी मैं। तो फिलहाल हमारे खास मेहमानों का स्वागत है मंच पर, ज्वेल सिंगला और सौरभ गुप्ता। तो बिल्कुल करनाल मंच की बात हो और हम धान की बात ना करें, क्योंकि करनाल धान का कटोरा है, तो ऐसे में ये करनाल मंच जो है पूरा नहीं होगा। और हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़े हैं उनमें राइस इंडस्ट्री का काफ़ी लंबा अनुभव है, और हरियाणा की बात की जाए तो 1400 से ज़्यादा राइस मिल हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मेरा सीधा पहला सवाल है ज्वेल सिंगला से, क्या देखते हैं कि राइस इंडस्ट्री जो है हरियाणा में कहाँ है, क्या कुछ चुनौतियाँ उनकी अब हैं? हरियाणा में राइस इंडस्ट्री एक मेन इंडस्ट्री है। 1400 राइस मिल तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट का काम करते हैं, कस्टम बिलिंग का, और लगभग 250 मिल ऐसे हैं जो बासमती का काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी पिछले साल के मैं डेटा देख रहा था, लगभग 197 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में हमारी राइस मिलों ने गवर्नमेंट को दिया है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक राइस मिल कम से कम 100 परिवारों को आजीविका देता है, उनको काम देता है, उनको हर तरीके की सुविधा मुहैया कराता है। तो सौरभ जी, करनाल में भी 450 से ज़्यादा राइस मिल हैं, क्या देखते हैं कितना डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में हुआ है, कितना ग्रोथ जो है यहाँ पर हुआ है करनाल में, और आगे क्या देखते हैं इसमें? एज कम्पेयर टू पिछले साल से हम देखें, दिन बर दिन तरक्की हो ही रही है राइस मिल में। सन 1980 में ये मात्र 100 राइस मिल थे करनाल जिले में, अब ये 425 की प्लस संख्या गई है। तो कुछ तरक्की हुई है, ट्रेड के अंदर खुशहाली आई है, तो इस करके हमारा काम चल ही रहा है। बाकी ट्रेंड के साथ हम मॉडर्नाइजेशन पे जा रहे हैं, फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, दिन भर दिन उनकी फसल जल्दी बिक जाती है, टाइम से पैसा मिल रहा है। आज तक कोई करनाल की, हरियाणा की, मेरे ख्याल करनाल जिले किसी मंडी में ऐसा नहीं हुआ कि फार्मर को कोई नुकसान हुआ हो कि उसका पैसा किसी राइस मिल ने रख लिया हो। उनको पूरा बेनिफिट हो रहा है। जब वो CMR की मतलब परमल राइस लगाते, परमल जीरी लगा रहे हैं, तो वो भी उनकी बहुत जल्दी बिकती है, बहुत बढ़िया रेट से बिक रही है एज कम्पेयर टू बिहार, यूपी, जहाँ पे खरीदार ही नहीं है, उनको MSP मिलता ही नहीं। यहाँ हरियाणा की, करनाल की मंडी में मैं स्पेशली बात करूँ, कोई फार्मर ऐसा नहीं होगा जो कहे मुझे MSP पे मेरा धान नहीं बिका। MSP से ऊपर ही बिका है, नीचे नहीं किसी का बिका। ये सब हमारे राइस मिल्स की, ये लगा लो अच्छी बात है, या सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिससे फार्मर को कोई दिक्कत नहीं आने दी यहाँ पे। बिल्कुल, सरकार की पॉलिसी की आपने बात की है। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले के लिए एक बड़ी सौगात दी है कि जो हैफेड का एक्सपोर्ट हब बनाया है, उसको क्या कुछ फायदा मिलेगा आपकी इंडस्ट्री को? उसका फायदा मिलेगा जो छोटे मिलर्स है, जो एक्सपोर्ट के काम में आना चाहते हैं, जिनका मार्केट नहीं है, मतलब दुबई साइड, या सऊदी, जहाँ भी हमारा माल जाता है, उनकी मार्केट नहीं है, तो उनका हैफेड उनको एक्सपोर्ट करेगा कि आप ऐसे क्वालिटी बनाइए, ये आपको टेस्ट कराइए, और यहाँ आपको बायर है, उनकी पेमेंट की भी शॉर्टी होगी। अगर हम हैफेड के थ्रू जाएंगे तो हमें पेमेंट की शॉर्टी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बेनिफिट ही है, इससे जो फॉरेन डॉलर्स आएंगे वो देश में ही आएगा, रेवेन्यू इकट्ठा होएगा, टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे फार्मर है, हमारी राइस मिल के अंदर, एक राइस मिल के अंदर पर्टिकुलर अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो 400 से 500 लेबर काम करती है, उनको तनख्वाह मिलेगी, मेहनत वाले को मेहनत मिलेगी, और 1 पैसा 2 पैसा हम भी कमाएंगे। तो सबको ही बेनिफिट होएगा। हैफेड के बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने, करनाल GT रोड के ऊपर एक्सपोर्ट हब बनाया है। हमें पता लग गया कि हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, अभी तक तो लिमिटेड था, अभी सबको पता लग जाएगा भी हम कैसे कर सकते हैं, तो हम उसमें देश का ही नाम बनेगा, कहीं बाहर माल जाएगा हमारा। तो बिल्कुल बढ़िया प्रयास है सरकार का कि जिस तरह से एक्सपोर्ट के लिए कोई छोटा राइस मिल जाना चाहता है उसके लिए द्वार खुलेंगे। सिंगला जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, चुनौतियाँ रहती हैं कुछ ना कुछ हर एक इंडस्ट्री की, तो राइस मिल की क्या चुनौतियाँ हैं? देखो, ये सबसे बड़ी चुनौती तो है इन भ्रष्ट अधिकारियों से जान छुटाना। हमारे पीछे सरकार ने 36 महकमे लगा रखे हैं। सरकार इन दी सेंस की कोई भी सरकार आती रही तो हर साल डिपार्टमेंट बढ़ते रहते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट ऑनलाइन कर दिए, यानी कि ये कहो कि इसको फेसलेस कर दिया। उसमें हमें भ्रष्टाचार से बड़ी भारी मुक्ति मिली है। तो हमारी तो यही सबसे बड़ी चुनौती है, अभी हमें तंग ना किया जाए, हमें अपना कारोबार करने दिया जाए। ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारी इंडस्ट्री में आके इंटरफेयर करते हैं, हमें तंग करते हैं, इससे सरकार को तो कोई फायदा नहीं होता, वो अपनी जेबें भर के चले जाते हैं।
तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन कर दे और इन लोगों से हमारी जान छुटवाए। ठीक है सौरभ गुप्ता जी, आगे आप कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि इन फ्यूचर इसमें बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होगा और अभी हमारा यूथ कितना इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि हमारी पुरानी चीज़ों को संजोए रखना, उन्हें आगे ले जाना, ये आगे का युवा करेगा। वो कितना इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहा है और कैसे आप उन्हें जोड़ रही हैं? बात करूं मैं अपनी, मैं 3rd जनरेशन हूँ। हाँ, आई एम सिटिंग फ्रॉम द माई राइस मिल। मैं 2012 से हूँ। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, आप जैसे जो हमारे भाई हैं, जो मेरे कजन्स हैं, सब इसी लाइन में आए हैं। हाँ। उनको पता है कि काम करना है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। वो मॉडर्नाइजेशन के कारण ही आ रहे हैं यूथ। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप करा है कि हमारा सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अब जो हमारे बुजुर्ग थे, जैसे मेरे फादर साहब थे या हमारे, तो उनको नहीं कंप्यूटर की इतनी नॉलेज, लेकिन जो आज मैं हूँ या मेरा छोटा आगे जो मेरे फ्यूचर जनरेशन आएंगी, उनको मोबाइल का, कंप्यूटर का फ्रॉम द डे 1 पता है। ये हमारे लिए बेनिफिट ही है और यूथ पूरा जुड़ा हुआ है। जैसे अब लेबर क्लास में भी लगा लीजिए, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उनको भी कंप्यूटराइज आ गया। अब हमारी सारी मशीन ऑटोमेटिक मशीन आ चुकी हैं। अब वो नहीं कर सकते, अब यूथ ही आके उनको चला रहा है। हमारी सारी मशीन अपना लगा लीजिए, सब कंप्यूटराइज्ड है, तो वो यूथ ही चला पाएगा और वो ही चला रहे हैं। अगर मैं इसमें बेरोज़गारी क्योंकि बहुत ज़्यादा है इस वक्त और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में कंपनीज होती हैं शायद वहाँ का वर्कर उसमें कम काम करता है, बाहर से वर्कर आ जाते हैं और वहाँ पर रोजगार पा लेते हैं। क्या ऐसा ही आपको राइस मिल्स में भी नज़र आता है? यहाँ पर करनाल का जो वर्कर है वही काम कर रहा है, उसे ही रोजगार मिल रहा है? करनाल बेसिकली अगर मैं जिले की बात करूँ तो जितना भी स्किल्ड वर्कर है, हाँ, वो हमारे यहाँ लगा हुआ, हम लोकल एम्प्लॉय कर रहे हैं। और जो अनस्किल्ड लेबर है, जो करनाल की भी है, वो भी हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। राइस मिल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 100% अपने ही प्रदेश की, अपने ही स्टेट की ही लेबर को अपने एम्प्लॉय कर रही है और उन एम्प्लॉय जनरेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमें इतना कुछ वो नहीं चाहिए कि बाहर से हमें चाहिए, हम लोकल को ही प्रेफर करते हैं और लोकल को ही दे रहे हैं जॉब। ये बेटर है क्योंकि यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज काम करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि जो रूट से जुड़े लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा जानकारी होती है इस इंडस्ट्री के बारे में, इस मील्स के बारे में। आपसे सवाल रहेगा सर मेरा, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इस इंडस्ट्री में कितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, सरकार ने कितनी हेल्प की है? ठीक है, कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं चीज़ें, वो अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट चाहिए, ये कितना बदलाव आपने देखा है इसमें? नहीं, सरकार ने पहले की अपेक्षा बिजली की सप्लाई में बहुत सुधार किया है। जहाँ तक मैं कहूँगा कि मॉडर्नाइजेशन की बात है, इसमें सरकार की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। ये हमने अपने लेवल पे ही इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया है और हमने सरकार से डिमांड भी रखी थी कि हमें बिना लोन के गवर्नमेंट बिना इंटरेस्ट के लोन दे, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को अपग्रेड कर सकें, उसको मॉडर्नाइज कर सकें। क्योंकि बेसिकली राइस इंडस्ट्री जो है सरकार की दूध देने वाली गाय है। हाँ। ये सरकार के लिए रेवेन्यू भी करती है, बेरोजगारी की समस्या भी करती है और भी काफ़ी चीज़ें इस इंडस्ट्री से जुड़ी रहती हैं। कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है? देखिए, हमारे जो हरियाणा की मैं बात करूं तो 3300 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुआ था राइस का। तो इस साल शायद 1.5 गुना एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि रेट भी अच्छे हैं। वेदर का कोई इफेक्ट पड़ता है इस पर कि हाँ लॉस में भी जाता है? हाँ, वेदर का तो बड़ा नेचुरल है, बहुत बड़ा फर्क है। अब जैसे आप प्राकृतिक आपदा आ गई, हाँ। तो सारी फसल खराब हो गई। अगर बच भी गई जो फसल, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसमें वेदर का तो मेन रोल रहता ही है। ठीक है, अब कितने क्योंकि पहले से क्या होता था ना कि हमारे पास अमूमन कुछ ही वैरायटीज़ के राइस होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि मार्केट में बहुत वैरायटीज़ हो गई हैं। तो अगर मैं उन वैरायटी को आपसे जानना चाहूँ, आप लोग किन किन वैरायटीज़ को डील करते हैं? देखिए, अब बहुत समय बदल गया। 1509 पहले तो 1121 आती थी, उससे पहले बासमती आती थी। बासमती के बाद एक डुप्लीकेट बासमती आई, फिर 1121 आई, 1121 के बाद 1509 आ गई, अब एक 1718 बीज आ गया, शरबती आ गई, 1401 आ गई, बहुत बीज आ गए जो आजकल साइंटिस्ट हैं डेली नया नया बीज पैदा कर रहे हैं। तो इससे हालांकि बहुत फ़ायदा बहुत है। जो बीज नया आता है वो पहले से बढ़िया बीज होता है, कुकिंग बढ़िया होती है। सौरभ जी, जिस तरह से सीएमआर पॉलिसी की बात की जाए तो एक मिलिंग चार्ज को लेकर अक्सर जो है राइस मिलर विरोध करते हैं, लेकिन ये विरोध जो है एन सीजन के समय पे शुरू होता है। क्या विरोध है और किस तरह का क्या सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा इसका? मैं कहना चाहूँगा, जब से मैं राइस मिल में आया हूँ,
वही 10 से 15 रुपये हमें क्विंटल मिलिंग चार्ज मिलता है। एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी डबल होगी रेट्स, लेबर डबल हो चुकी हैं। तो हम हर साल सरकार से डिमांड ही कर रहे हैं कि ये हमारा बढ़ाया जाए। जो बाजार का कॉम्पिटिटर छत्तीसगढ़ है, आपका उत्तरांचल है, आपका यूपी है, ईस्टर्न यूपी है, जो जहाँ पे जो रेट्स हैं वो हमें मिलिंग जाए। एमपी है, वहाँ पे रेट 100 रुपये क्विंटल मिलिंग चार्ज मिलता है, यहाँ हमें आज भी 10 से 15 रुपये मिल रहा है। हम ये सरकार से अभी भी आपके मन से मैं डिमांड करना चाहूँगा कि जो हमारा बनता है हमें दिया जाए, उसमें और पारदर्शिता आएगी सरकार के लिए। जब हमारा पेट भर जाएगा तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। भाई हमारा भी काम बढ़ना चाहिए। हम इतनी जनरेशन कर रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं, इतनी लेबर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इतनी मतलब डायरेक्ट टू फार्मर इंडस्ट्री जुड़ी हुई है हम, बट डायरेक्ट फार्मर को हम ही बेनिफिट दे रहे हैं इनमें आके। तो सिंगला जी बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन सीएमआर की बात की जाए तो अक्सर विवादों में घिरी रहती है। राइस मिल पर कई तरह के सवाल उठते हैं कि चावल समय पे वापस नहीं दिया, चावल खरीदा नहीं है, जीरी खरीदी नहीं है, मिलों में चावल नहीं है, पीवी होती है। ये इस मुद्दे से क्यों नहीं जो है किसी तरह का क्लैरिफिकेशन होता? देखिए, अभी सौरभ जी ने बताया है, जब तक ये भरपेट मजदूरी नहीं देंगे तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हालांकि हम लोग, मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री का चेयरमैन हूँ, हमारे कार्यकाल में 0.5% से भी ज़्यादा कम डिफ़ॉल्ट हुआ है। लोगों ने मैक्सिमम गाड़ियाँ दी हैं। पहले बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होता था, हमने लोगों को मोटिवेट भी किया है, परंतु जब तक उसको प्रॉपर मजदूरी नहीं देंगे, जो उसके खर्चे हैं वो नहीं देंगे, तो कैसे इंडस्ट्री चलाएगा? जो इंडस्ट्री बंद हुई वो बेसिकली नुकसान में बंद हुई। जिन्होंने गवर्नमेंट की सीएमआर का चावल रख लिया वो नुकसान में चले गए। क्यों? रेट टू रेट मार्जिन है, ज़्यादा मार्जिन नहीं था तो नुकसान में चले गए, वो उनका पेंडिंग रह गया राइस। तो जिस तरह से बात की जाती है, कि ममता ने भी बात उठाई है कि जो यहाँ के लोकल हैं उनको राइस इंडस्ट्री उतना रोजगार नहीं दे पा रही, बजाय जो बाहरी प्रदेशों से आते हैं। ऐसा क्या है कि क्या हमारे यहाँ इस तरह की स्किल्ड लेबर नहीं है, या उनको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है? नहीं, हम तो प्रॉपर लोकल उसको लेबर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोकल जो धान की जो रुपाई होती है ना, रुपाई उसका करने के लिए लेबर बाहर से आती है, वो तो फार्मर के एंड पे है। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज में तो इतना कोई है ही नहीं। हमारे तो लोकल स्टाफ सारा लोकल होता है, और हम प्रेफर ही लोकल को करते हैं ताकि इजी ऑपरेशन रहे। अगर कहीं बार रात को काम चल रहा है, लेट हो जाए, तो लोकल इजी रहता है। बाहर का बंदा कहाँ इतनी देर तक रुकेगा? जो लोकल करनाल का, जो राइस मिल के इंडस्ट्री के आसपास का ही जिसका घर है, ताकि अगर उसको कोई काम करते घर पे कोई इमरजेंसी आ गई तो वो टाइम से अपने घर भी देखा जाए और हमारा काम भी देख ले। तो हम तो लोकल को प्रेफर करते हैं। एक और बड़ा विवाद जो है राइस इंडस्ट्री से जुड़ा रहता है कि प्रदूषण को लेकर मानक जो है पूरे नहीं किए जाते। लगातार जो है कई विभाग पीछे लगते हैं, तब जाके नॉर्म्स पूरे होते हैं। ये आरोप, चाहे जल प्रदूषण की बात की जाए या वायु प्रदूषण की बात की, तो नॉर्म्स क्यों नहीं पूरे करती इंडस्ट्री? सर 90% नॉर्म्स सबके पूरे होते हैं, कुछ इक्का दुक्का रह जाते हैं। ये लगा लीजिए कि वेदर अपडेट के कारण या मॉडर्नाइजेशन, अभी हम आ रहे हैं उस मॉडर्नाइजेशन पे। जब तक हम पूरी 100% फुली ऑटोमेटिक नहीं आते तब तक सारे नॉर्म्स पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं करनाल की अगर एक प्रॉपर बात करूँ, जीटी बेल्ट की बात करूँ, करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत, तो 99% नॉर्म्स यहाँ पे फॉलोड होते हैं पोल्यूशन के, रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन, रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन। यहाँ कोई तरह का हम नहीं होता। 99% हम फॉलो कर रहे हैं हर चीज़। ठीक है, लेकिन सिंगला जी एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि इस वक्त खेती ने भी अलग स्वरूप ले लिया है। जितने आधुनिक हम हो रहे हैं उतनी खेती भी होती जा रही है, और सरकार भी कहती है कि हाँ आप कुछ ऐसा ग्रो करिए जो मार्केट में बहुत जिसके हैवी प्राइस है, लेकिन अगर हम भारत में उसे ग्रो कर लेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। हालांकि राइस तो हम बहुत पहले से ग्रो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उसका असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है? किसान इसमें बहुत ज़्यादा नहीं तो वो उसको देख रहे हैं जिसमें जल्दी से फ़ायदा उन्हें हो जाए। ये मैडम बिल्कुल ठीक आपने कहा। किसान की सोच ये रहती है कि मुझे अपनी फसल के दाम ज़्यादा से ज़्यादा मिले, फसल में बीमारी कम लगे, यील्ड ज़्यादा निकले, तो किसान उसी बीज की तरफ जा रहा है। हालांकि हर किसान रिस्क नहीं लेता, कुछ लोग डर्रे पे चलते हैं और कुछ लोग जो मॉडर्न किसान हैं वो उसको चेंज करते रहते हैं, तभी ये नए बीज मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राइस इंडस्ट्री है, धान का कटोरा करनाल को कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो मांगे आपने यहाँ से उठाई हैं सरकार उन मांगों पर ध्यान दे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आज करनाल में जनता के बीच इंडिया न्यूज़ हरियाणा था, और यहाँ से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने उठाए हैं। अब अगले शहर में अगले नए टॉपिक के साथ वापस से इंडिया न्यूज़